अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा जो सेशन है इज अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हमारे साथ सर शादाब हैं। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस अफेयर्स को देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में। इनका बहुत एक्सपीरियंस है, हमेशा हमारे साथ ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे एक सेशन करते हैं और इनके एक्सपीरियंस की वजह से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इनका बैंकिंग सेक्टर में एक ह्यूज डेकेड का एक्सपीरियंस है। तो आई होप कि दिस सेशन विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल और हमारे लिए भी एक लर्निंग होगी। तो लेट्स स्टार्ट। और जरूर एट द एंड ऑफ द सेशन विल टेक क्वेश्चंस, आप नोट कीजिएगा साथ साथ, ताकि जैसे ही सेशन एंड होगा तो फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। ठीक है, तो सर आई हैंड ओवर द सेशन टू यू प्लीज। Thank you. Ji, Assalamu alaikum all. So I just want to give my brief introduction. My name is Shadab Haider. I have been working with Habib Bank Limited since last 5 years. Even before I was working in Bengal Habib around 10 years, and before that I was working in audit firms. So I have master's in economics and MBA in finance. I have partly qualification of CA and ACMA qualifications. Uh, I am used to give spare times with students of some renowned universities like IBA and Karachi University here in Karachi, and absolutely the UA University institution also too. I have been engaged with since the last 3 years over this subject. So let's start with the brief introduction of the corporate governance. कि हम क्या समझते हैं कि जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका कोई सब्जेक्ट भी है, आपने वहाँ पे भी कुछ उसकी लर्निंग करी होगी। ये जो सब्जेक्टिव बातें हैं पहले हम थोड़ा उस पर ओवरव्यू कर लेंगे, देन वी विल वर्क ऑन स्लाइटली ऑन द प्रैक्टिकल साइड। जो अगर हम उसकी डेफिनेशंस की तरफ जाएं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कहा जाता है कि दिस इज द सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। इन शॉर्ट के कौन से ऐसी चीजें हैं जिससे हम जो है किसी भी बिजनेस के अफेयर्स को, कंपनी को मैनेज कर सकें। इसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा जी, वर्ड सुने होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, मैनेजमेंट के। तो इसमें हम थोड़ा सा आगे जाके ये देखेंगे कि कौन लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट होते हैं, कौन लोग जो है वो मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, ये सिस्टम चलता कैसे। छोटा सा ओवरव्यू ये है कि बेसिकली जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है जिसके अंदर बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं जो फाइनेंशियल से रिलेटेड होती हैं। कुछ अदर देन फाइनेंशियल सेक्टर हैं जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो गए, सर्विस इंडस्ट्री हो गई, इस किस्म की, या प्रोप्राइटरशिप की चीज़ें हो गई, उसमें हमारी चीज़ें फॉल करती हैं। ऑल्दो किसी भी सेक्टर में हो तो जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसमें हम कंप्लायंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की करनी होती है, कुछ गाइडलाइंस की करनी होती है कि हमें वो बिजनेस या वो कंपनीज कैसे मैनेज करनी है, कैसे चलानी है। आप अपनी मर्जी से हर कुछ नहीं कर सकते। जब आप कोई कंपनी बनाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, आप कुछ लोग एज ए शेयर होल्डर होते हैं, कुछ लोग ऐसे पार्टनर होते हैं, तो हर एक के एक राइट्स होते हैं, हर एक की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो हमारे कंट्री के अंदर भी और अक्रॉस द बोर्ड इंटरनेशनली भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी बनाने वालों को, कंपनी चलाने वालों को फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये छोटा सा मैं अक्सर आसानी के लिए एक मैंने वर्ड बनाया हुआ है डार्ट का, कि जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकें कि जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, हमें किन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है ना वो हम कहते हैं कि जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस काम करती है। ठीक है, तो डी फॉर डिस्क्लोजर, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टी फॉर ट्रांसपेरेंसी। कि आपको हर चीज़, जो डिसीजंस लेने हैं, वो आपने डिस्क्लोज करने हैं। जो भी आपने एक्शंस होने हैं, आपने उसकी अकाउंटेबल होना है, और जो भी आप डिसीजन लेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और जो आप एक्टिविटीज करेंगे, ऑपरेशंस जो भी आपके होंगे, उसकी आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस रन करने के लिए जब आप ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे तो उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि आपने कोई भी चीज ऐसी अनडिस्क्लोज नहीं रखी होगी जो कल को ये जाके कह सके कि नहीं जी आपके
बिजनेस के अंदर कुछ ऐसी अनइथिकल चीजें जो बाद में डिस्क्लोज हुई की गई या लोगों को पता चली, राधा कि आप उस चीज को खुद ट्रांसपेरेंट बनाए, खुद डिस्क्लोजर्स उसके दें। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये एक छोटा सा मॉडल है कि जब हम बात कर रहे थे शुरू में कि हम फाइनेंशियल सेक्टर्स और नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में, तो समहाउ चाहे फाइनेंशियल सेक्टर हो या नॉन फाइनेंशियल सेक्टर हो, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है वो एक ही फॉलो होता है कि अगर आपकी कंपनी शेयर होल्डर्स है, लिमिटेड बाय शेयर होल्डर्स है, जिसमें आपने शेयर्स इशू करे हुए, लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, तो वो शेयर होल्डर बेसिकली, चाहे वो एक शेयर हो उसके पास या उसके पास मिलियंस में शेयर हो, वो शेयर होल्डर उस बिजनेस का, उस कंपनी का ओनर होता है। ठीक है। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स होते हैं उसके पास उतने राइट्स होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं, वो उसके बाद उतनी ज्यादा ओनरशिप होती है उस कंपनी की। तो लेकिन ये शोल्डर्स के जरूरी नहीं है कि आपके पास वो सारी टेक्निकल नॉलेज भी हो उन सारे शोल्डर के पास कि वो ये बिजनेस या कंपनी वो रन कर सके। तो उसके लिए इजीएस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि शेयर होल्डर्स कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पर्संस को अपॉइंट करते हैं जो टेक्निकली साउंड होते हैं उस बिजनेस से रिलेटेड या इंडस्ट्री रिलेटेड, जिनको पता होता है कि बिजनेस कैसे चलेगा, इसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, इसके क्या फैक्टर्स हैं जिस पे वो काम करके वो बिजनेस को अच्छा रन कर सकते हैं, या अगर उनको चैलेंजेस फेस हो तो उस चैलेंजेस से कैसे निकल सकते हैं वो। तो उस ग्रुप ऑफ पीपल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। अगेन, इसकी जो रेगुलेशंस हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं कि कितने नंबर ऑफ पर्सन का बोर्ड होना चाहिए, किस लिहाज से होना चाहिए, वो कंपनी टू कंपनी थोड़ा वेरी करता है। ठीक है। अच्छा, अगेन ये कुछ नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो 2 3 4 5 10 12 20 लोगों का ग्रुप होगा जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। लेकिन ये सारे लोग बहुत सारा काम एक साथ नहीं कर सकते। तो अगेन अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में शामिल होते हैं, वो आपस में एक, समझ लें, उनकी एक कमेटी या टीम या वर्क ग्रुप बना लेते हैं, जिसको बेसिकली वो कमेटी बोलते हैं, कि वो फिर स्पेसिफिक एरियाज उस बिजनेस के, उसको जरा डीपली चीज़ों को देख सकें, उसको एनालाइज कर सकें और फिर आगे की स्ट्रेटजी पे वो बोर्ड को रिकमेंड कर सकेंगे उन्होंने क्या करना है। अगेन इनकी टू वे कम्युनिकेशन होती है बोर्ड की मैनेजमेंट के साथ कि जी, डायरेक्टर्स मैनेजमेंट को जो है वो डायरेक्शन देते हैं, स्ट्रेटजी है बिजनेस की देते हैं। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो उसको रन करेगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी, ऑपरेशनली कंपनी की चीज़ें देखेगी, और उसका फिर फीडबैक वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगी कि जी हम किस तरीके से आपकी पॉलिसीज को, आपके डिसीजंस को, आपकी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके हमारे आउटकम्स क्या आ रहे हैं। देन अगेन वो चीज़ें वापस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करेंगे। और अगेन इस सारे प्रोसेस में जो हमने पीछे जिक्र किया था डार्ट का, कि डिस्क्लोजर, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, तो उसका बड़ा मतलब रहेगा कि जो भी आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाए बिजनेस के हवाले से, उनके ऑपरेशन के हवाले से, वो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर हो, उसकी ट्रांसपेरेंसी हो, और उसकी कोई ओन करता हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। इसके लिए आगे मजीद कुछ उन्होंने सीनियर मैनेजमेंट कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं जो इस चीज़ों को इंश्योर भी करते हैं बिजनेस के हवाले से। इंटरनल ऑडिट या ऑडिट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो बेसिकली आपकी चीज़ों को इस एंगल से देख रहा होता है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो रूल्स और रेगुलेशंस तो चले फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई अनइथिकल चीज़ भी तो नहीं हो रही जो कंपनी के लिए नुकसानदेह हो आगे जाके, या किसी की कोई ऐसी गलती तो नहीं है जो लोग अभी तक अनडिस्क्लोज हुई हुई है। दूसरा डिपार्टमेंट आता है कंप्लाइंस। इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि जो भी आपके ऊपर अप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं या आपके रेगुलेटरी बॉडीज के, उनकी कंप्लाइंस को इंश्योर करे कि ऐसा तो नहीं कि हम कोई, जो लॉ हमें अलाउ करता है कंपनी को काम करने का, उससे हट के कोई काम करने लगे। वो जो काम करने का तरीका बताया गया उस तरीके से हट के काम करने, कुछ चीज़ों को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना, उसको कोई फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहा, इन ट्रू स्पिरिट, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लाइंस से पड़ती है। थर्ड वन इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज द कॉम्बो ऑफ ऑडिट, कंप्लाइंस एंड स्ट्रेटजी। कि आपने ये देखना होता है कि आपके डिसीजंस, चाहे वो मैनेजमेंट के हों, ठीक है, या उसमें काम करने वाले लोगों के हों,
कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसे डिसीजंस ले लें या ऐसी एक्टिविटी से ऑपरेशन परफॉर्म कर लें जो फिलहाल बैंक को नुकसान ना दे रही हो, लेकिन वो आगे जाके बैंक के लिए कोई खतरा क्रिएट कर सकें। बैंक हो, कोई कंपनी हो, कोई इदारा हो, किसी भी उस ऐसे डिसीजंस, ऐसी एक्टिविटीज जो उसको कभी भी किसी मुसीबत या चैलेंजेस में डाल सकें, उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट बनाया जाता है। अगेन फिर कंपनी के मॉडल के नेक्स्ट फेज में आप देखेंगे तो कुछ बिजनेस सपोर्ट यूनिट्स आ जाते हैं। बिजनेस बेसिकली, अगर आपका सर्विस इंडस्ट्री का बिजनेस है, लेट्स सपोज अगर बैंक का है तो हमारी जैसे बैंक की ब्रांचेस हो गई, तो दिस ऑल इंक्लूड्स द बिजनेस पार्ट। ठीक है, बैक ऑफिस हो गए, इंटरनल ऑडिट, फाइनेंस, एचआर, ट्रेजरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे इस किस्म के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी सपोर्ट यूनिट्स की कैटेगरी में फॉलो होते हैं। तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो यूजुअली कंपनी के अंदर ऊपर नीचे करके फॉलो होता है। अगेन इन कंपनीज, इन एलिमेंट्स को रन करने के लिए कुछ तरीकेकार अडॉप्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कि अगर शेयर होल्डर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रखना है तो उसका तरीका क्या है, तो उसका एक तरीका ये है कि उनका होता है इलेक्शन। जो मार्केट में, इंडस्ट्री में आपके पास एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है, और वो अमंग शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, अदर देन शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उनमें से अगर किसी को आपको एज ए पार्ट ऑफ बोर्ड मेंबर बनाना है, तो उसका ऐसा नहीं है कि कोई किसी को डायरेक्ट अपॉइंट कर दे, उसका बाकायदा शेयर होल्डर्स जो ओनर्स हैं उनके थ्रू इलेक्शन किया जाता है। ठीक है, इलेक्शन का वही तरीका होता है जो जनरल इलेक्शंस का होता है कि जनाब जी बैलेटिंग होगी और वोट्स कास्ट किए जाएंगे इस तरीके से। अगेन फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर को रिपोर्ट करते हैं। उस रिपोर्टिंग का एक मैकेनिज्म ये है कि वो ऐसा नहीं करते कि कोई रिपोर्ट्स बना के फ्रीक्वेंट बेसिस पे प्रेजेंट कर रहा हूँ शेयर होल्डर को, या कोई बार बार मिल रहा हूँ। वो अगेन रेगुलेशंस के अंदर डिफाइन है कि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स की आपस में एक जर्नल मीटिंग कराएगी, समाओ एनुअली, साल में एक दफ़ा मिलते हैं तो उसको एनुअल जर्नल मीटिंग कहा जाता है, जो इसमें मुख्तलिफ किस्म की उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स हो गए, अदर बिजनेसेस हो गए, उसकी कुछ अप्रूवल्स ली जाती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पूरे साल जो काम किया जाता है उसको इंडोर्स करवाया जाता है शेयर होल्डर से कि वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है। इसके अलावा अगर कभी ड्यूरिंग द ईयर उनको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो जर्नल मीटिंग कर सकते हैं, जिसको नॉर्मली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग कहा जाता है। और ये वो फोरम्स होते हैं जिसके तहत शेयर होल्डर अपना फीडबैक जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता सकते हैं कि आप लोग किस तरीके से चला रहे हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के। तो दिस इज द मेन मैकेनिज्म के जो शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कैसे वर्क ऑन करता है। इसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो वाया बोर्ड कमेटी और वाया डायरेक्ट इंटरेक्शन वो भी इसी तरीके से होता है कि उनकी कुछ एनुअली, क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे जो भी स्ट्रक्चर हो कंपनी का उस लिहाज से मीटिंग्स होती हैं, बाकायदा उनका एजेंडा प्रिपेयर होता है और नोटिस दिए जाते हैं। और ये सारा प्रोसेस जो है वो वाया रेगुलेशंस हमारे बहुत सारे हैं, वो आगे जाकर जिक्र करेंगे उसका, जिसके अंदर डिफाइंड है कि आपने कितने दिन में क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसने करना है। तो उस प्रोसेस के तहत ये मीटिंग्स करते हैं और फिर चीज़ों की अप्रूवल देते हैं और run करते हैं। द थर्ड पिलर जो आपका है वो सीनियर मैनेजमेंट वाला, वो और डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट्स जो हैं, अगेन उनके दरमियान भी एक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके तहत वो उनकी जो पूरी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है उसके स्केच ड्रॉ हुई होती है, उन्होंने किस तरीके से काम करना है, किस तरह से अप्रूवल करनी है और किस तरीके से उस बिजनेस को मैनेज करना है और चलाना है। तो बेसिकली दिस इज द होल व्यू ऑफ ए कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम मैकेनिज्म जो एक किसी भी कंपनी के अंदर रन करता है। इसके अंदर हर कंपनी के स्ट्रक्चर के लिहाज से थोड़ा बहुत चेंज होता है। नेक्स्ट प्लीज। जी, अच्छा, जैसे हमने अभी बात करी थी कि शुरू में कि हम थोड़ा सा आगे जाके ये देखेंगे कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोर फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं, उनमें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम सुन रहे हैं, वर्ड सुन रहे हैं, मैनेजमेंट का नाम सुन रहे हैं, तो एक्चुअली ये लोग होते कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात करी थी हमने। अब उनमें से एक बंदा उनका लीडर होता है, जिसको नॉर्मली ये कहते हैं कि चेयरमैन का वर्ड यूज होता है,
होता वो भी डायरेक्टर ही है, लेकिन वो उन सबका एक तरीके से देखने के एक तरह का एक सीनियर बंदा होता है उन सबका। ठीक है, जिसके पास हो सकता है वो किसी कंपनी का स्पॉन्सर है, उसका नॉमिनी भी हो, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकता है वो, जो उन सबको एक तरीके से हेड करता है। अच्छा, इसी तरह जो मैनेजमेंट का हेड होता है वो नॉर्मली आपने मार्केट में नाम सुना होगा जी, प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, वो जो मैनेजमेंट टीम होती है वो उसको हेड करते हैं। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कॉम्पोजिशन है वो कुछ ऐसी होती है कि जी कुछ कंपनीज में रिक्वायरमेंट होती है, लिस्टेड कंपनी में स्पेशली, जो जिनको स्टेट बैंक एसएससी से भी गवर्न करते हैं, कि जी आप की जो बोर्ड की कंपोजिशन है वो दो तीन कैटेगरीज के आपके पास डायरेक्टर होने चाहिए। एक आपके पास नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, एक आपके पास इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक आपके पास आजकल चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव हो या इंडिपेंडेंट, लेकिन फीमेल डायरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है लिस्टेड कंपनीज के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ सेक ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी इन द इंडस्ट्री। सो ये कुछ कैटेगरीज होती हैं, उस कैटेगरीज के लिहाज से आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन आपको रखनी पड़ती है। अगेन मैनेजमेंट के अंदर आपके पास कुछ हायरार्कीज होती हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको कुछ लोग हेड करते हैं। इसमें आपका फाइनेंस हो गया, इसको इनके हेड को चीफ फाइनेंस ऑफिसर कहा जाता है, बिजनेस हेड्स अलग अलग होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के हेड को चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर कहा जाता है, लीगल ऑफिसर को चीफ लीगल ऑफिसर कहा जाता है। ये सारे इस किस्म के जितने भी रोल्स होते हैं, ये सारे जो हैं वो मैनेजमेंट के पार्ट में आते हैं। अच्छा, जैसे हमने पिछले स्लाइड में ये देखा था कि जो भी शेयर होल्डर हुआ, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ, मैनेजमेंट हुआ, इनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए एक चैनल यूज हो रहा है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट को अगर देखें तो एक चैनल यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस चैनल को चलाने वाले लोगों का नाम, इस चैनल को मेंटेन, इस गेटवे को होल्ड करने वाले लोगों का नाम बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफिसर कहा जाता है। और इसमें नॉर्मली आपने नाम सुना होगा जी, कंपनी सेक्रेटरी यूजुअली, या कॉर्पोरेट सेक्रेटरी, या चीफ कॉर्पोरेट ऑफिस अफेयर्स ऑफिसर, इस किस्म के नाम आपने सुने होंगे, जो बाय लॉ भी मैंडेटरी हैं कि अब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस रूल को रखना है, ताकि मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दरमियान जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म हो, एक गेटवे बना रहे कि वो अपने एक दूसरे को चीज़ें बता सकें, कि अपनी पॉलिसीज़, हमारे डिसीजंस, उनकी मीटिंग अरेंजमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं। क्योंकि सीनियर लीडरशिप का जो काम होता है वो यूजुअली गाइडेंस, एडवाइजरी और पॉलिसी मेकिंग और मॉनिटरिंग और रिस्क मिटिगेशन होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी जो मैनेजमेंट की होती हैं, उन्हें डे टू डे ऑपरेशंस देखने होते हैं, स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करनी होती है, पॉलिसीज जो बोर्ड डायरेक्टर ने रिकमेंड करी होती हैं वो इम्प्लीमेंट करनी होती है, और फिर उसका फीडबैक देना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब इस सारे प्रोसेस को ऑब्वियसली मैनेजमेंट में, जैसे हमने बात करा, बहुत सारी लेवल्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग, अब हर बंदा हर अपना अपना जाके प्रेसिडेंट नहीं कर सकता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर द नंबर ऑफ द पीपल्स, कोई किसको जाके क्या प्रेजेंट करेगा, इस सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए और मैनेज करने के लिए जो है वो कंपनी सेक्रेटरी का रोल या कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफिसर का रोल इनिशियली इंट्रोड्यूस हुआ था इन द बैक इन अराउंड 2002 में। कंपनी सेक्रेटरी का रोल तो खैर बहुत पुराना है, लेकिन उसका जो रोल को एम्पावर किया गया, जो उसकी चीज़ों में जो इनोवेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बेसिकली 2002 के बाद ऐड होना स्टार्ट हुआ, और एक कॉन्सेप्ट एक इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ इंडस्ट्री के अंदर इंटरनेशनली, कि एक कॉर्पोरेट सेक्रेटरी की जो जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ ये नहीं होती कि वो एक मीटिंग करा दे और मैनेजमेंट के दरमियान उसके मिनट्स टेकिंग कर ले। दिस इज मोर देन अ सेक्रेटरियल रोल। कंप्लाइंस की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रेगुलेशंस की भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफिसर्स के शोल्डर्स पे होती है, कि वो उनको इम्प्लीमेंट भी करानी है, कंप्लाई भी करानी है, डायरेक्टर से भी, मैनेजमेंट से भी, और ये इंश्योर करना है कि कोई ऐसा ब्रीच ना हो। उस ब्रीच की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल फिर वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफिसर्स के ऊपर आ जाती है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अभी हमने सारी बात, थोड़े से स्ट्रक्चर देख लिया, थोड़ा सा देख लिया कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफिसर का इनिशियली कॉन्सेप्ट था वो किस किस्म का रोल होता था। अच्छा, अब कौन सी ऐसी प्रैक्टिकली, जो आप सारे स्टूडेंट्स हैं, तो कौन कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं
या कौन सी ऐसी आपकी सब्जेक्ट लाइंस हैं जो आप शुरू से अगर अडॉप्ट करें तो आप इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फील्ड्स में डायरेक्ट आ सकते हैं, या आपको थोड़ा टाइम के बाद, एक्सपीरियंस के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप इस एरिया के अंदर जो है, इस फील्ड के अंदर आप इन हो सकते हैं। तो कोई हार्ड फर्स्ट ज़्यादा नहीं है, आप सिंपल लॉ ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपके पास मास्टर डिग्री भी हो, मतलब कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो, ठीक है, आपके पास कोई प्रोफेशन अकाउंटेंसी हो की डिग्री हो, ये सारे अफराद। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरीज की एक पूरी सर्टिफिकेशन है, वो भी आप कर सकते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस जरूर काउंट होता है कि जब आप एज ए गवर्नेंस ऑफिसर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेंगे, तो आप, ऐसा नहीं होता। यूजुअली लोग ये समझते हैं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को वो गवर्नेंस समझने लगते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नेंस है उसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। कुछ जगह एडमिन डिपार्टमेंट होता है कि जी आपने मैनेज क्या करना है। लेट सपोज हम यही मीटिंग कनेक्ट कर रहे हैं, इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक किसी ने इनवाइट निकाला, स्टूडेंट्स को बताया, एक ट्रेनर अरेंज करा, एक जो है आईटी से कोऑर्डिनेट करा, ठीक है। दिस ऑल रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ठीक। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नेंस, बट हाउ के गवर्नेंस डिफरेंट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन के। अब जितने स्टूडेंट्स हैं या जो ट्रेनर है, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ से सीखा क्या, ठीक, मतलब उन्होंने लर्न क्या किया इस सारी एक्टिविटी से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द गवर्नेंस, ठीक है। ये जैसे आपकी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल, कि जी आपके स्टूडेंट्स को जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक मार्केट या इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोफेशनल से एक मीटअप कराना है, एक सेशन कराना है, उनकी ओवरव्यू कराना है, कुछ सेमिनार कराना है, ठीक है। दिस वुड बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसको जो है इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द गवर्नेंस, ठीक है। हमने मैंने बड़ी कोशिश करी इसको सिंपल अल्फाज में बता सकूं कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, कुछ स्किल्स ओवर द टाइम गवर्नेंस प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है कि वो डेवलप करें अपने साथ, कि उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बोथ रिटन एंड वर्बल, वो अच्छे होने चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। उनका जो टीम वर्क है, कुछ लोग होते हैं जी जूनियर लेवल पे बड़े अच्छे काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ बॉसी एटीट्यूड के होते हैं, अपने लेवल के लोगों के पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनके साथ कुलीग्स का उनका या उनके डाउन द लाइन लोगों के साथ एटीट्यूड अच्छा नहीं होता। तो अगेन दिस वुड बी अ हिंड्रेंस, कि वो गवर्नेंस के कहीं ना कहीं जाके उसको लूपहोल आएगा। अगेन जो आपके पास नॉलेज है लॉस की, वो आपके पास बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी ग्रिप होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के ऊपर। आपको चीज़ों चीज़ों को एटलीस्ट आपको चीज़ों की जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो ज़रूर होनी चाहिए। प्रैक्टिकली जैसे जैसे अप्लाई करते रहते हैं वो आप एक्सपीरियंस से सीखते रहते हैं। और अगेन जब आप टू वे कम्युनिकेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डायरेक्टर, शेयर होल्डर एंड मैनेजमेंट एंड द रेगुलेटर, पूरा एक आपका साइकिल बन जाता है। तो आपके गवर्नेंस प्रोफेशन के की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ये सारी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सके और उसको प्रोसेस कर सके। ये नहीं हो कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहना चाह रहे हैं सीनियर मैनेजमेंट को, अपना वो डिसीजन सही कन्वे नहीं कर पाए, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो नहीं बता पाए सही से, और जो मैनेजमेंट अपना पॉइंट करना चाह रही है, कभी कभी कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं बिजनेस की साइड से या मैनेजमेंट की साइड से कि वो अपेरेंटली लग रहे होते हैं वो शायद अलाउ नहीं है लॉ के अंदर, या वो पॉसिबल नहीं है, या उसके अंदर कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं कि रेगुलेटरी लिहाज से चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन सम हाउ आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर वो बाकी कोई सीवियर ब्रीच नहीं है और उससे बिजनेस को कोई फायदा होता है, तो आप कोई ऐसा टेक्निकल चीज उसमें से निकाल सकें कि वो आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें विदाउट ब्रीचिंग एनी रेगुलेशन। तो दिस इज समहाउ कुछ स्किल्स ओवर अ टाइम डेवलप होते हैं, एक्सपीरियंस से डेवलप होते हैं, लर्निंग से डेवलप होते हैं, ये सारे एक साथ आप कहीं से जाके सीख नहीं सकते, बट अगेन यू कैन वर्क ऑन स्लोली व्हेन एवर यू एंटर्ड इन द गवर्नेंस फील्ड। सो वो ऐसा आप चीज़ों पे
चीज़ों पे ग्रिप आ जाती है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, दिस वुड बी प्रॉब्ली अवर द लास्ट स्लाइड। ठीक है, इसमें हमने जहाँ अभी बात करी थोड़ी प्रैक्टिकली कि आप गवर्नेंस ऑफिसर्स आर नॉट द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क रिलेटेड ऑफिसर्स। तो कुछ ओवर द इयर्स जो चीज़ें इवॉल्व हुई हैं उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स निकले हैं कि बिजनेस गवर्नेंस, रिस्क गवर्नेंस, कंप्लायंस गवर्नेंस, आईटी गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस एंड ऑडिट गवर्नेंस। इन सारी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स के अंदर अगेन जो स्पेशलाइज्ड लोग होंगे वो अपना कोर काम कर रहे होंगे, बट उनको आपस में इंटरकनेक्ट करना, उनको मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स के लेवल से जो है वो कनेक्शन मेंटेन करना और उनकी रेगुलेटरी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करना, इन सारे एरियाज के अंदर जो है वो अब गवर्नेंस ऑफिसर की जो नीड है वो क्रिएट हो चुकी है। सो व्हाट आई वांट टू सम अप दिस के ओवर द टाइम शुरू में लोग ये समझते थे कि शायद जो कंपनी सेक्रेटरी का रोल है या गवर्नेंस ऑफिसर का रोल है वो एक सेक्रेटरियल वर्क है, जो सिंपल एक किसी ज़माने में सिर्फ आपके एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट की कुछ चीज़ें नोटिंग कर लेना और उनकी मीटिंग्स अरेंज करा देना। ठीक है, तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफिसर या कंपनी सेक्रेटरी जो है इज नॉट द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी या पर्सनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी। ठीक है, कुछ लोगों को ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि शायद सेक्रेटरी का वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये। ठीक है, पर हियर इन दिस स्पेसिफिक प्रोफेशनल, जब भी आपने ओवर द टाइम मुख्तलिफ मुल्कों में इसका नाम चेंज कर दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत जगह कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफिसर कहा जाता है उसको या कॉर्पोरेट सेक्रेटरी कहा जाता है, कि इसको थोड़ा सा उस चीज़ से दूर किया जाए कि ये किसी और प्रोफेशनल या किसी और लाइन ऑफ फील्ड से मिक्सअप ना हो जाए। सो अगेन मेरी तरफ से जो है ओपन हूँ मैं, अगर आप लोग कुछ क्वेश्चंस करना चाहें, कुछ मजीद क्लैरिटी चीज़ों पे लेकर आना चाहें, कुछ अपने कमेंट्स या व्यूज शेयर करना चाहें, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सर थैंक यू सो मच, इट वाज अ गुड सेशन। हमने काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली, काफ़ी क्लैरिटी आई होगी यकीनन स्टूडेंट्स को भी। तो स्टूडेंट्स, हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर। जिसका भी सवाल हो वो हैंड रेज कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वन बाय वन वी कैन टेक क्वेश्चंस और फिर हम इसे क्लोज करते हैं। रिलेटेड टू द सेशन, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। कोई सवाल, कोई कमेंट? मैम उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हर चीज को एक्सप्लेन किया है ना, और वो जिस तरह से उन्होंने डिफरेंशिएट किया है एक एडमिनिस्ट्रेशन वाले को और गवर्नेंस वाले एक पर्सन को, तो एवरीथिंग वाज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। वो थैंक जो यू सो मच डार्क सर। मॉडल है दैट वाज वंडरफुल। वो जो सारा एक 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 मॉडल में सर ने कवर कर दिया है सारी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो हम देख रहे होते हैं, जो 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 चीजें, वो सब एक ही उसमें मॉडल में कितने बेहतरीन तरीके से कवर हुई है। यस, यू आर राइट। स्टिल हमने कल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो पीआर पढ़ी हैं उससे रिलेटेड या कोई भी आपका कमेंट हो रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, तो दैट वुड बी गुड, क्योंकि सर का तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो एनीथिंग यू वुड लाइक टू से? नो मैम, हर चीज़ क्लियर है। और कोई स्टूडेंट कुछ कहना चाहें? अब्दुल्ला, तैयब, सब? सर ये बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, एंड दे आर वेरी गुड। हम लोगों ने भी, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक्टिविटीज करते हैं। हालांकि आप देखते हैं ना कि सब्जेक्ट एक ऐसा रेगुलेटरी और कंप्लायंस से रिलेटेड जरा बोरिंग सब्जेक्ट है, बट द थिंग इज कि ये चीज जैसे आपने चीज़ें एक्सप्लेन की, और हम कोशिश करते हैं कि इसमें मजीद जैसे केस स्टडीज को इंक्लूड किया जाए ताकि मजीद अंडरस्टैंडिंग बने कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ऑल्दो रेगुलेटरी है, रेगुलेशंस हैं, इस तरह की चीज़ें, लॉज हैं, बट स्टिल इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये बात है। तो अगर किसी का और कोई कमेंट नहीं है तो फिर हम कंक्लूड करते हैं सेशन को। मैम मैं कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। इनका प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहूँगा कि ऑब्वियसली जो ये प्रैक्टिकल करते हैं उसमें से कुछ सिनेरियो अगर ये डिस्कस करना चाहें अपनी जॉब रिलेटेड, या जो भी इन्होंने एक अच्छे फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में अगर कोई इनका कोई सिनेरियो पेश है इनके साथ, अगर वो डिस्कस करना चाहें हमारे साथ, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है आई थिंक।
अगर सर बिजी नहीं बिल्कुल है तो। सर, हम नॉर्मली जो स्टडी करते हैं ना, केस स्टडीज इन द सब्जेक्ट, वो पुरानी है, मतलब जैसे वो है तो बहुत जी लैंडमार्क केस स्टडीज, जैसे वो एनरॉन की है, जैसे वर्ल्ड कॉम है। तो आपने अपने प्रैक्टिकल जो एक्सपोजर में कोई इस तरह का केस आपके सामने गुजरा हो तो प्लीज डू शेयर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, छोटा सा, जैसे आप लोगों ने भी अभी एसएससीपी का भी विजिट किया है रिसेंटली, तो एक ब्रॉडली मैं बता दूं, नॉर्मली जो 3 से 4 रेगुलेटरी बॉडीज हैं आपकी पाकिस्तान के अंदर, तो एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, एक हमारा एसएससीपी है, और एक हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, जो अपने अपने परव्यू के लिहाज से कंपनीज को जो है वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो रिसेंटली एससीसीबी आप लोगों ने विजिट करा, तो आप लोगों का भी एक एक्सपोजर हुआ होगा कि उन्होंने कहा होगा कि जी हम 2-3 कैटेगरीज की कंपनीज होती हैं, कैपिटल मार्केट हो गई आपकी, और दूसरी उसमें आपका जो लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज, अलग अलग कैटेगरीज की होती हैं। कुछ रेगुलेशंस होते हैं वो सारी कंपनीज पे अप्लीकेबल होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं वो स्पेसिफिक कुछ कंपनीज पे होते हैं, कुछ कंपनीज पे नहीं होते। फिर इन्होंने रिसेंटली कुछ रिक्वायरमेंट, इनकी रेगुलेशंस की ऐसी होती है कि आपको कुछ फॉर्म फाइलिंग करनी होती है वाया ई सर्विसेज इन लोगों के। इन्होंने अब अपना एसएससीबी ने अपना सारा सिस्टम जो है ना वो डिजिटलाइज कर लिया है। पहले बहुत ज्यादा पेपर वर्क उस पर जाते थे, अब इन्होंने काफी चीजें जो है वो इन्होंने पेपरलेस इन्वायरमेंट पे लेकर चले गए हैं, और सारी चीजें इनकी ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू सबमिट होती हैं, और उसको ये मॉनिटर भी वहीं से ही करते हैं। तो रिसेंटली जो है हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था रिगार्डिंग हमारी, कोई भी कंपनी हो वो अपनी सब्सिडीज भी बना सकती है, जिसमें वो अपनी 50% से ज़्यादा शेयरिंग रखे तो वो उसकी सब्सिडी बन जाती है, और उससे कम हो तो वो उसके एसोसिएट्स कहलाती हैं, 10 से प्लस % से होल्डिंग से। तो अलग अलग कैटेगरीज होती है, उसके लिए उन्होंने एक कुछ रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि आपको उन कंपनीज पे, अपनी पेरेंट कंपनी, अपनी सब्सिडरी कंपनी पे कैसे आपने कंट्रोल को ग्रिप कर सकती है, कैसे एक्सरसाइज कर सकती है कि उनकी इंडिपेंडेंस भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, और जो पेरेंट का रोल है वो भी नहीं अंडरमाइन हो, कि उसका बिजनेस पता। रिसेंटली एचबीएल की एक जो है वो हमारी एक सब्सिडरी है माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड, सो वी नीड टू इंजेक्ट कैपिटल इन इट, क्योंकि वो बिजनेस कुछ वैसे बहुत अच्छा बिजनेस है, प्रॉफिट मेकिंग है, बट वो जो मैंने अपने बात करी थी ना कि आपने चीज़ों को पहले से स्ट्रेटेजाइज करना होता है, आपने पहले से विजनाइज करना होता है कि आगे जाके क्या होना होता है। तो रिसेंटली हमारा जो है वो इस कंपनी के जो हमारी सब्सिडरी है उनकी मैनेजमेंट ने हमसे कांटेक्ट किया कि सिंस नाउ हम लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, पर ओवर द टाइम जो अभी हमारी मुल्क की इकोनॉमी और डॉलर रेट एंड और इंटरेस्ट रेट और इस किस्म की जो पॉलिटिकल कंडीशंस है उसके तहत, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में आप लोन देते हैं इंटरेस्ट, मिनिमम इंटरेस्ट पे, या बहुत ही उनकी जो कंडीशंस होती हैं बहुत ही लीनियंट होती हैं, बहुत सारे बैड डेट हो जाता है उसके ऊपर, वापस नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा ओवर द टाइम हम जो व्यू कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं कि ये आप हम प्रॉफिट से हम लॉस मेकिंग में जा सकते हैं, तो डिसाइड कर लें हमने बिजनेस करना है या नहीं करना। ठीक है, मैनेजमेंट ने कहा नहीं हमने बिजनेस करना है, पेरेंट ने कहा हमने करना है, उन्होंने कहा कैसे करें, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको मजीद कैपिटल इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब तक की जो बात चल रही थी, ये सारी बातें एक मैनेजमेंट लेवल की चीज़ें चल रही थी। जैसे ही बोर्ड ने डिसीजन लिया कि जी आपने कैपिटल इंजेक्ट करना है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफिसर्स या आपके कंपनी सेक्रेटरी ऑफिस का रोल फौरन से स्टार्ट हो गया कि जी अब जी कैपिटल इंजेक्शन कैसे होगी। बोर्ड ने तो डिसाइड कर लिया, तो इसको वाया अगर कंपनी की अपनी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो डिविडेंड इशू करके कर सकती है, ठीक है, रिटेन अर्निंग से पैसे ले सकती है अपने। लेकिन अगर उसकी ऑलरेडी हम आगे रिव्यू कर रहे हैं कि जी उसको लॉस हो सकता है, तो पेरेंट ने उसको पैसे देने, अच्छा हमने पैसे कैसे देने हैं, ठीक है,
अगेन आपकी शेयर होल्डर लिमिटेड कंपनी है, आप अपने शेयर होल्डर के पास जाएगी सब्सिडियरी, और पेरेंट अपने शेयर होल्डर के पास जाएगी, उस वो जाके इस चीज़ की अप्रूवल देगी कि जी हम ये अपनी सब्सिडियरी के अंदर इतना पैसा डालना चाह रहे हैं, ठीक है, इतना कैपिटल इंजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप हम इसको अलाउ करें, इसके ये प्रोज हैं, इसके ये कॉन्स हैं, ठीक है, इसकी ये रेगुलेशंस है, हमें फॉलो करनी पड़ेगी, इसकी ये टाइमलाइंस है, और इसका बिजनेस इम्पैक्ट ये होगा। देन दोनों कंपनीज अपने अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने के बाद जो है वो जाएंगी अपने अपने रेगुलेटर्स के बाद। सिंस वी आर द बैंक, तो हमारा बैंक अब स्टेट बैंक के पास भी जाएगा, एससीसीपी के पास भी जाएगा, माइक्रो फाइनेंस बैंक भी जाएगा, दोनों जगह, कि जी ये हमारा एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस। इसकी अप्रूवल्स होंगी बाकायदा, वो रेगुलेटर्स हमें अप्रूवल देंगे, देन वी आर एबल टू इंजेक्ट कैपिटल इन आवर सब्सिडियरी। सो इन इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा की रोल होता है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफिसर का होता है, कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के, अगर आपको वाया राइट शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है, या आपने कोई डायरेक्ट कैपिटल इंजेक्ट करना है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आपने ये देखना होता है जी जो सामने वाली कंपनी आपसे पैसे मांग रही है, ठीक है, उसका ऑथराइज कैपिटल कितना है, उसका पेड अप कैपिटल कितना है, वो अगर बढ़ाने की ज़रूरत है पहले वो बढ़ाया जाए, ठीक है। हम जो अपना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो एक बैंक के जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, तो उसके अंदर कितनी लेवरेज है, उसके अंदर कितना है कि वो इतना कैपिटल इंजेक्ट अपनी सब्सिडी में कर सकती है नहीं सकती, क्योंकि एट दी एंड अकाउंट्स कंसोलिडेशन के वक्त क्लब होके उसकी सब्सिडरी का इम्पैक्ट आप ही के अकाउंट्स पे आना होता है, आप ही के कार पे इम्पैक्ट करना होता है। सो अभी वी आर जस्ट गोइंग थ्रू ऑल दैट प्रोसेस, हमारे पास कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स आ गई हैं रिसेंटली, फिर साथ साथ आपने कुछ पब्लिक नोटिसेस देने होते हैं, आपने स्टॉक एक्सचेंज पे कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करनी होती हैं कि आप क्या एक्टिविटी कब करने जा रहे हैं, कितनी % पे करने जा रहे हैं। सो समहाउ इस सारे रोल के अंदर जो है ये सारा प्रोसेस जो है वो बोथ एंड पे, चाहे सब्सिडियरी हो चाहे आपकी पेरेंट कंपनी हो, वो कंपनी सेक्रेटरी ऑफिस ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। तो ये एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल सिनेरियो था जो हम रिसेंटली अभी कर रहे हैं। तो इससे पहले भी हमारा लास्ट मार्च के अंदर हमारी एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, उसके अंदर हमारे इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स थे। देन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी होती है अदर देन अकाउंट्स। तो उस सारे रोल्स के अंदर उसकी जो प्री वर्किंग होती है, वो सारे वर्किंग जो है वो आपके सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफिसर्स की होती है। सो दिस इज हाउ वी कैन मैनेज द थिंग्स बिटवीन द रेगुलेटर्स, मैनेजमेंट एंड द कंपनीज। और बाकी स्टेट बैंक आप लोगों को सबको पता है मेन फंक्शंस के वो क्या काम करता है। बस ये क्लियर रखिएगा, स्टेट बैंक का काम जो होता है सिर्फ नोट छापना नहीं होता, ठीक है। तो स्टेट बैंक की अपनी एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी बॉडी है, उसके बहुत सारे काम से फंक्शन से वो करता है। इसी तरह एससीसीपी जो है वो बहुत अलग तरीके से चीज़ों को मैनेज करता है। और बैंक्स के लिए डबल रेगुलेटर इसलिए होते हैं कि पहले आपको एससीसीपी से अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, फिर साथ में आपको स्टेट बैंक से भी अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं। लिस्टेड कंपनीज या जो भी कंपनीज हैं अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनीज, उनके लिए ये होता है कि उनके ऊपर ऑब्वियसली बैंकिंग रेगुलेशंस अप्लीकेबल नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपने ही एससीसीपी के जो रेगुलेशंस हैं, कंपनी लॉ हुआ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस हुए, ठीक है, तो उनको वही फॉलो करना होता है। So these are the most recent practical operations हम जो कर रहे हैं, तो वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। आप लोगों के पास कोई हो जो आप लोगों की नॉलेज में हो, आप लोगों ने कोई ये अखबार में पढ़ा हो, सोशल मीडिया पे कोई पढ़ा हो, कोई भी ऐसा केस, तो आप लोग भी डिस्कस कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू लिसन इट। थैंक यू सो मच सर। मुस्तसिम का अक्सर क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, फिर देखते हैं अगर किसी का कमेंट हो कोई। जी मुस्तसिम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन था और वो एनर्जेटिक भी था आपकी तरफ से। सो माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पॉइंट था कि आपने एक सारा बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस तरह लगाए जाते हैं, एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क को फॉलो किया जाता है और उसमें ज़ाहिर है वुमेन की सीट का भी आपने जिक्र किया। माय क्वेश्चन इज के कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन वो ले लेते हैं, तो क्या कंपनी की जो मैनेजमेंट है लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव है, उस पे ये जरूरी है कि वो उसके उनके डिसीजन को या उनकी कोई भी सजेशन को एक्सेप्ट करे या वो उनको रिजेक्ट भी कर सकता है? नहीं, ऑब्वियसली देयर इज
रूम ऑफ डिस्कशन के पॉइंट क्या है बेसिकली डिसीजन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का। समाव अगर कोई चीज ऐसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से जो है वो मैनेजमेंट को बोली जाए जो मैनेजमेंट के लिए पॉसिबल ना हो, ठीक है ना, उसके तो टू वेज हो सकते हैं। या तो वो रेगुलेटरी लिहाज से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि एक बैंकिंग कंपनी है, वो बैंकिंग कंपनी ये कहे कि आपने जो है कल से जो है वो कोई फाउंडेशन का काम स्टार्ट कर देना है, फॉर एग्जांपल डोनेशन देने स्टार्ट कर दें। हालांकि डोनेशन देते हैं पर उसका एक तरीकाकार है, लेकिन नहीं जी अब हम एक एनजीओ वाला काम स्टार्ट कर देंगे जो कि रेगुलेटरी तौर पे अलाउ नहीं है। तो ऑब्वियसली चीफ एग्जीक्यूटिव कह सकता है कि सर ये चीज़ रेगुलेटरी नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता, ठीक है। या फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ करने को उनको बोलें जो उस बिजनेस के एम्बिट में नहीं आती, ठीक है। या विदाउट अप्रूवल्स करने को कहें तो वो चीज़ वो कह सकता है कि जो बिजनेस के इंटरेस्ट में ना हो। अगेन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हाँ बोर्ड बिल्कुल ये कह सकता है कि ठीक है आप इस चीज़ को प्रेजेंट करें अपने पॉइंट को, हम इसको रिकंसीडर करेंगे या हमें इसको एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है। हाँ ये कहीं पे कंफ्लिक्ट आ जाए कि बोर्ड ये कहे कि नहीं जी आपने करना है और सीईओ या प्रेसिडेंट साहब किसी की वजह से वो ये कहें जी मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब उनके पास दो रास्ते हैं। नंबर वन कि या तो अगर कोई ऐसा ब्लॉकेज आ जाता है, बॉटलनेक आ जाता है कि उसके बिजनेस ऑपरेशन हिट हो रहे हो, क्योंकि ऑल दो दोनों मैनेजमेंट हो या बोर्ड हो ये एक तरीके से कस्टोडियन है शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे, ठीक है। दे आर नॉट द ओनर्स, ठीक है। ओनर्स शेयर होल्डर हैं, ठीक है, उनके कस्टोडियन। तो कहीं पे भी ऐसी चीज़ जो उनका शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को कन्फ्लिक्ट करेगी या डैमेज करेगी तो एनी चाहे बोर्ड मेंबर हो चाहे प्रेसिडेंट हो वो अपने रेगुलेटर को रीच कर सकता है, उस चीज़ को रेज कर सकता है कि जी ऐसी चीज़ मुझे कही जा रही है जो कि शेयर होल्डर के या बिजनेस के इंटरेस्ट में नहीं है। तो उसके बाद ये भी रास्ता होता है चीज़ों को करने का। और अगेन फिर बोर्ड के पास भी पावर होती है, हो सकता है बोर्ड कोई चीज़ सही कह रहा हो लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हो या टाल मटोल कर रहा हो, तो बोर्ड कैन सिंपली रिमूव सच काइंड ऑफ सीईओ या प्रेसिडेंट और सीज। सर मैंने ये क्वेश्चन बेसिकली इसलिए पूछा ना कि अगर फॉर एग्जांपल 20 मेंबर्स का बोर्ड है, वो कोई भी डिसीजन लेते हैं और जी एक स्ट्रक्चर में रह के सीईओ कहता है जी इसको रिजेक्ट कर देते हैं। सो बट ठीक है, वो उसके पास सीईओ के पास इस्तेकाक है, जाहिर है वो ऑनर है। बट पॉइंट इज के ये क्या फिर गवर्नेंस सिस्टम में वो एक वीकनेस ना हो गई? अच्छा एक एक चीज मजबूत गवर्नेंस सिस्टम तो ना हुआ फिर कि मुस्तसिम, एक फर्द वाहिद उठ के 20 मेंबर्स के बोर्ड के फैसले को डस्टबिन में फेंक दे? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। दो चीज़ों का वैसे मैं शुरू में जिक्र किया था कि हर एक का एक कंपनी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफर करता है। अ, कुछ कंपनीज होती हैं जिसमें सीईओ ओनर नहीं होता, ठीक है। अगर सीईओ को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट करा हुआ है और सी एज अ कोर प्रोफेशनल, ठीक है ना, उसका जो भी कंपनी है उसके स्पॉन्सर से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो सीईओ जब बोर्ड के डिसीजन को नेगेट करेगा तो बोर्ड के पास पावर होगी वो उसको उस सीईओ को ही रिमूव कर दे, ठीक है ना। नंबर सेकंड, कुछ कंपनी का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि आपके जो स्पॉन्सर हैं, ठीक है, उनके लोग ही डायरेक्टर्स भी होते हैं और उनके पास वो बाय रेगुलेशंस उनका कोई बंदा सीईओ भी बन सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा जो एक तरह की जो सेठ ओन कंपनीज होती हैं उन कंपनीज में ये होता है जी सेठ साहब खुद ही जो है वो सीईओ हैं या उनका कोई रिलेटिव जो है वो सीईओ है। तो उसमें जो बाकी जो डायरेक्टर्स हैं वो थोड़े से अपेरेंटली लगता है कि हेल्पलेस हैं कि जी वो ये कह रहे हैं जी मैं नहीं करूंगा और डायरेक्टर कह रहे हैं नहीं ये करने की जरूरत है आप इसको करें, ठीक है। तो उस केस में डायरेक्टर के पास भी ये चीज़ होती है कि वो रेगुलेटर्स को अप्रोच कर सकता है। और अगेन उनके पास ये दो फोरम्स होते हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स का जहाँ पे वो किसी भी चीज़ को जो अप्रूव डिसअप्रूव करने का तरीकाकार होता है ना वो ये होता है या तो यूनानिमसली सभी अप्रूव कर दें उसको, दूसरा है कि उसके ऊपर वोटिंग हो जाए, ठीक है। कि जी आपने कितने लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 लोग हैं, 20 में से अगर 15 लोग कह रहे हैं कि जी या 10-12 लोग कह रहे हैं कि जी ये काम होना चाहिए, बाकी कम तादाद में लोग ये कह रहे हैं काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बाय वर्च्यू ऑफ जो हायर वोटिंग साइट्स, ठीक है ना, जो फॉर में उसके वोट्स होंगे तो उनको वो काम चाहे प्रेसिडेंट हो कोई उसको वो काम करना पड़ेगा। सम हाउ लिंगर ऑन के अगर वो
वहां पे एग्री कर जाता है कि हाँ जी हम कर देंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करता नहीं है, तो बोर्ड के पास मैकेनिज्म होता है उसको फॉलो अप करता रहे कि जब भी मीटिंग्स हो भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। अगेन आखिर में नहीं होता तो वो रेगुलेटर्स को लिख सकते हैं कि भाई ये, और हमारे पास पावर है, हम सीईओ को हटा दें। तो अगेन डिसीजन नॉट अ सिंगल हैंडली डिसीजन, नहीं होता कि कोई एक सिंगल हैंडली बोर्ड मेंबर अकेले या कोई प्रेसिडेंट वो अपनी चला ले, ठीक है। बहुत सारे हमारे प्रैक्टिकल ऐसी चीजें हुई भी हैं कि जब वो रेगुलेटर को चीजें रेज हुई तो रेगुलेटर ने सीईओ को या तो रिमूव कर दिया अगेन, और फिर जब आप रेगुलेटरी बॉडीज से अब चले जाते हैं, अगर वहां पे भी मामला सेटल ना हो या उनके डिसीजन से लोग खुश ना हो, तो अगेन कोर्ट्स का रास्ता होता है, तो वो वहां पे भी जाते हैं। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि जहाँ आपका सेट सिस्टम होता है, तो सेट तो मालिक है ना, ओनर है वो। तो वो ये कहता है कि अगर वो सीईओ के लिए मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है, तो उसमें डायरेक्टर्स प्रैक्टिकली थोड़े से हेल्पलेस नजर जरूर आ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन उनको जो रेगुलेशन अलाउ करता है, जो हमने बात करी थी शुरू में बीच में ना, कि डिस्क्लोजर्स और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की, तो वो उसको इसको लिख सकते हैं, चीज़ों को रेगुलेटर्स को लिख सकते हैं। और अब जो रिसेंटली ये दो काम स्टार्ट करे हैं एसईसीपी ने और स्टॉक एक्सचेंज ने, वो ये सारे कमेंट्स पब्लिक कर देते हैं, वो अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं कि जी ये कोई डिस्प्यूट था इस पे था, और इसका ये डिसीजन हुआ है, या ये अभी जो है वो इस किस्म का मैटर यहाँ पे स्टक अप हुआ है। तो ओवर अ टाइम ऐसे सीईओ साहिबान को भी जो है वो थोड़ी सी ग्रिप आती जा रही है कि जनाब कि मैं हर डिसीजन ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, छोटा बिजनेस है, सेट कल्चर है, तो वो कहते हैं ना, जितना बड़ा आपका स्कोप होगा चीज़ों का, जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा, उतनी चीज़ें आपको वेल ऑर्गेनाइज मैनेज करने के लिए गवर्नेंस ज़्यादा स्ट्रांग करनी चाहिए। छोटे के अंदर आप छोटी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं या अपनी चला लेते हैं। तो यस, थोड़ा सा हमारे यहाँ ये है कि जो कह लें थैंक कि यू सर, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है ना तो देख लें, यहाँ इसमें से किसी ने अपना कुछ पॉइंट शेयर करना हो तो। जी स्टूडेंट्स, किसी ने कोई पॉइंट शेयर करना है या कोई कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। आई थिंक सर देयर इज नो क्वेश्चन, हम इसको रैप अप कर लेते हैं। सर आई एम वेरी थैंकफुल, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमेशा आप इसी तरह अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा ही यही कमेंट और यही फीडबैक मुझे मिलता है हमेशा। तो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर दिस सेशन। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ ये सेशन किया और स्टूडेंट्स की क्यूरीज भी ली और हमें इन्फॉर्मेटिव बातें बताई रिगार्डिंग टू प्रैक्टिकल जो एक्सपोजर है आपका। तो इंशाल्लाह इन द कमिंग सेशन फिर से आपको इनवाइट करेंगे। और वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू जी सो मच। ओके सर, थैंक यू ओके सो मच सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज।